हमारे भारत देश में जब से वक्फ बोर्ड पर कानून बना है, उसमें संशोधन होने की बात चली है, लोकसभा और राज्यसभा में उसको पास किया गया, तो अब लोगों ने उसे चुनौती दी और वो भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राजीव खन्ना वाज सेइंग कि भैया इतने सालों की जो मस्जिदें बनी हैं उसके कागजात कहां से आएंगे। राजीव खन्ना जी, क्या आप सो रहे थे जब प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठा था? तब भी तो कागज मांगे गए थे। मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर के भी कागजात मांगे जा रहे हैं, और तो और ज्ञानवापी के लिए भी कागजात मांगे जा रहे हैं। तब आपकी जुबान में दही जम जाता है क्या? और आज आप कागज की बात कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल उठा और बकायदा कागजात पेश किए गए, तब जाकर अयोध्या जी में श्री राम मंदिर बना। अभी मथुरा और ज्ञानवापी का केस चल रहा है, और इसके बाद जो है निशिकांत दुबे जी ने एक सवाल खड़ा किया जिस पर अभी फिलहाल बवाल मचा हुआ है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की अब बात आएगी, कागज दिखाओ। मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है। निशिकांत दुबे जी ने ये कहा कि हमारे भारत देश में जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है उसके कर्ता धर्ता जो है राजीव खन्ना जी हैं, वो आज कागजात नहीं होने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बयान श्री राम मंदिर, ज्ञानवापी और मथुरा पर क्यों नहीं होता? तब दोहरी मानसिकता क्यों झलकती है? और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आज हम सभी के लिए न्याय का मंदिर होता है, कोर्ट, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हम उसको न्याय का मंदिर कहते हैं, और जो जज होता है वो न्याय करता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर जज ही भ्रष्टाचारी होगा तो न्याय कैसे होगा? और इसी पर हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी ने सवाल किया, जो दिल्ली में भ्रष्टाचारी जज पकड़ा गया उस पर क्या आपने एक्शन लिया? उस पर अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? और आज जनता का विश्वास डगमगा सा गया है, तो आपको बुरा लग गया भाई साहब। सोचने वाली बात है कि एक आम आदमी अगर भ्रष्टाचार करता है तो जेल के सीचों के पीछे उसको भेजने में टाइम नहीं लगता, लेकिन ये जज साहब कहते हैं कि भाई सरकारी बंगला दिल्ली का मैं खाली नहीं करूंगा, जब मेरा मन करेगा मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा। मतलब आपके मन की चलेगी। आपको सैलरी को कहां से मिलती है? जब टैक्स जनता देती है। और आप भ्रष्टाचार करते, बोरे में नोट मिला था साहब, और इनको सिर्फ ट्रांसफर मिला। Let me take incidents that are most recent. They are dominating our minds. An event happened on the night of 14th and 15th of March in New Delhi at the residence of a judge. For 7 days, no one knew about it. We have to ask questions to ourselves. Is the delay explainable? Condonable? Does it not raise certain fundamental questions? In any ordinary situation, and ordinary situations define rule of law, things would have been different. It was only on 21st March, disclosure by a newspaper, that people of the country were shocked as never before. They were in some kind of limbo, deeply concerned and worried at this explosive, alarming explosion.
Thereafter, fortunately, in public domain, we had input from authoritative source, the Supreme Court of India. And the input indicated culpability. Input did not lead to doubt that something was amiss, something required to be investigated. Now the nation waits with bated breath. The nation is resting because one of our institutions, to which people have looked up always with highest respect and deference, was put in the dock. It is now over a month. Even if it is can of worms, even if there are skeletons in the cupboard, time to blow up the can. Time for its lid to go out. And time for the cupboard to collapse. Let the worms and skeletons be in public domain so that cleansing takes place. सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर जज इस प्रकार का भ्रष्टाचारी होता है तो उसके खिलाफ क्या आपने कार्रवाई की? क्या सिर्फ ट्रांसफर दे देना किसी कानून को आप मान लेंगे कि न्याय हो गया? ये नोट कहां से आए थे? ये बोरियों में भरे नोट जले कैसे और किस प्रकार से इनसे पूछा गया? क्या सिर्फ ट्रांसफर किसी भ्रष्टाचारी का अपराध क्लियर होता है? और कैसे अधिकार से ये बोलते हैं कि दिल्ली का बंगला मैं खाली नहीं करूंगा, जब मेरा मन आएगा तब मैं जाऊंगा और तब मैं जाऊंगा? और इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं? क्या इस भ्रष्टाचारी को जेल होगी? सवाल ये उठता है, जनता पूछ रही है। साहब आपने तो बोल दिया, अब निशिकांत दुबे जी ने अगर सवाल कर लिया कि भैया आप इस प्रकार से अशांति नहीं फैला सकते, उस पर जेपी नड्डा जी ने उड़ता हुआ तीर ले लिया। उनकी आदत सी है, जब वो मंच पर होते हैं तो कभी वो भगवा पर भी सवाल कह देते हैं और कह भी देते हैं कि भैया भगवा जो है वो बीजेपी नहीं है और बीजेपी जो है वो भगवा की मेंटालिटी का नहीं है। फिर वो हिंदुत्व पर भी कह देते हैं। और आज उनका सबसे करंट ये है कि भैया निशिकांत दुबे जी और एक और जो उनके बीजेपी के नेता हैं, ये जो कह रहे हैं ये इनका मत है, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। और मैंने तो इनको मना किया इस टाइप के वाक्य यूज ना करें। आप क्या कहते हैं? तीसरा सर, ये जो वक्फ है, अभी बहुत चर्चा चली सर कि वक्फ में वक्फ अलग है, रिलीजन अलग है। सुखदेव जी बैठिए। सभापति महोदय, मेरे यहां 12 ज्योतिर्लिंग का एक ज्योतिर्लिंग है। विधानसभा ने कानून बनाया है और उसका सचिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते मैं उसका ट्रस्टी हूं। मेरे पहले जो सांसद थे फुरकान अंसारी, वो उसके ट्रस्टी थे। और अभी 6 महीने पहले तक हाफिजुल हसन, एक मुसलमान, हमारे बैद्यनाथ ट्रस्ट का सेक्रेटरी है। आप किस तरह की बात कर रहे हो? आपका तो एक उदाहरण दे दो। मैंने दे दिया उदाहरण, मेरा ही उदाहरण है। और आज आप इस तरह की बात कहा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को आप कहीं ना कहीं निर्देश या फिर आदेश नहीं दे सकते। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे? 5 जज बेंच की, जो मैं आपको बताऊं कि नजीर की एक जजमेंट है, 1942 की प्रिवी काउंसिल की जजमेंट है। उसमें यह कहा गया कि जहां कानून नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में यदि प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो बात समझ में आती है। यहां पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी। और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने NJAC बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा,
प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा वो तो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट जज नहीं है, शेड्यूल ट्राइब जज नहीं है, ओबीसी जज नहीं है। मैक्सिमम 78-80% जो है 78-80% जो है केवल और केवल जो है सवर्ण जाति के जो है जज बैठे हुए हैं, और आप अपना कानून चलाओगे, ये कानून नहीं चलेगा। एक निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री आपसे, मोदी जी आपके पास क्या अध्यक्ष बनाने के लिए कोई काबिल लीडर नहीं है? और ऐसा क्या आप जेपी नड्डा साहब में देखते हैं कि उनको डे बाय डे पुरस्कार प्रदान करते हैं, जबकि वो ऐसी ही मानसिकता दिखाते हैं, चाहे नुपुर शर्मा की बात हो और आज बात निशिकांत दुबे की हो। निशिकांत दुबे ने क्या गलत कहा, सवाल ये उठता है। और दूसरी बात, आपको नहीं लगता कि अब कोर्ट में भी ये कॉलेजियम सिस्टम को बंद करना चाहिए? जब भाई भतीजावाद का आप विरोध करते हैं तो कॉलेजियम सिस्टम आप कब बंद करेंगे? और जेपी नड्डा जी को आप कितना प्यार करते हैं? ऐसी कौन सी उनकी मानसिकता है, ऐसा कौन सा उन्होंने कर्म किया है कि जेपी नड्डा जी को आप पुरस्कार पे पुरस्कार दे रहे हैं, और एक साथ दो पद आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और इसके अलावा स्वास्थ्य का डिपार्टमेंट भी देख रहे हैं। क्या आपके पास काबिल लोग नहीं है? क्या आप युवाओं को मौका नहीं देंगे? क्या इस प्रकार जब किसी भी पार्टी का कोई सांसद अगर बयान देता है तो सिर्फ पल्ला झाड़ लेना क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम होता है? और जब ये अनर्गल वाक्यांश बोलते हैं तब आप इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते मोदी जी? देखो, जिस प्रकार से पिछले दिनों जो कुछ भी देखने को आया वो बहुत ही निराशाजनक है। अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं अगर भेदभाव करेंगी और यह लोगों को भेदभाव प्रतीत होगा तो निश्चित रूप से उसके प्रति आस्था कमजोर होगी। और जो सबसे बड़ा विषय है शायद जिसका अभी तक उत्तर नहीं आया है कि एक जज के यहाँ इतना रुपया मिलता है, अगर करोड़ों रुपया मिलता है तो कहीं ना कहीं फिर सवाल तो खड़े होते ही है, आखिर उत्तर कौन देगा? कोई व्यक्ति का बयान होता है, माने मैं कोई अगर बयान अपना दे रहा हूं तो मेरा बयान मेरी पार्टी का बयान नहीं होगा, वो हमारी अपनी निजी सोच हो सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार की स्थितियां हैं तो सवाल तो खड़े होते ही हैं। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। ये व्यवस्था डरी हुई व्यवस्था है, ये कंप्रोमाइज व्यवस्था है, इससे आपको न्याय नहीं मिलने वाला। एक चोर पकड़ा गया दिल्ली के अंदर, घर में आग लग गई, करोड़ों रुपया जल के राख हो गया, पुलिस आई, फायर ब्रिगेड वाले आए, वो सारे नोटों को देखा, पूरी दुनिया के सामने है। सुप्रीम कोर्ट की औकात थी उसको कुछ करने के लिए? किसी गरीब के घर पे होती तो भी कितनी धार, उसका ट्रांसफर इलाहाबाद कर दिया गया है। एक सवाल आप सभी भारतवासियों से, आपको क्या लगता है, क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम को बंद कर देना चाहिए? क्या भ्रष्टाचारी जज से आप न्याय की उम्मीद करेंगे? क्या भ्रष्टाचारी अगर कोई वकील होगा आप उनसे न्याय की गुहार लगाएंगे? आपने देखा अभी एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, ये सारे जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं इनकी गाड़ियों की फहरिस्त देखी आपने? और दूसरी बात, कपिल सिब्बल राज्यसभा सांसद होने के बावजूद ऐसे कैसे दलीलें देते हैं जो कि सरकार यानी कि संसद में बने हुए कानून की दलीलें कैसे पेश कर रहे हैं? इस पर कब आप सोचेंगे? राजीव खन्ना जी, आपसे भी सवाल है, और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई आप करेंगे? और क्या जनता ऐसे भ्रष्टाचारी जजों पर सवाल नहीं खड़ा करेगी? आप क्या कहते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। और जेपी नड्डा जो हर समय उड़ता हुआ तीर लेते हैं और उसके बाद किनारा कर लेते हैं, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बीजेपी पार्टी में होना चाहिए? और क्या इनको इनकी बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुरस्कार देना चाहिए या अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना चाहिए? क्या कहते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा।